देश के अंदर जो सबसे कठिन परिस्थिति है वो नौजवानों की है, रोजगार की किल्लत है। दूसरा मुद्दा है किसानों का। किसानों के मुद्दे पर भी हम लोग लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका है अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है वो तरीका सही नहीं। किसान आंदोलन को नीचे स्तर से ऑर्गेनाइज करके ऊपर ले जाने से उसका रिजल्ट अच्छा, लेकिन किसान आंदोलन को आप केवल एक राज्य का अगर आंदोलन कर देंगे तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं आएगा, मुझे ये लगता है। इसलिए ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा है कि देश के अंदर एक यूथ पॉलिसी होनी चाहिए, यूथ पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। हमारा बेसिक जो फंडा है, और नेताजी सुभाष हमेशा ही कहते थे कि देश का नौजवान जो होता है वही देश समाज की नींव होता है, समाज को मजबूत करने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर देश को मजबूत करना है तो नौजवानों को मजबूत करना है, नौजवानों को मजबूत करना है तो उनके हाथों में रोजगार देना है, उनको काम देना है। पढ़ लिख करके नौजवान यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको काम दो आप। तो इस विषय पर हमारी बड़ी क्लियर कट सोच है कि नौजवानों को मजबूत करना, महिलाओं को रोजगार के अंदर ले आना, महिलाओं को रोजगार के अंदर ले आना। उसके बाद हमारे जो मजदूर हैं उनका जो न्यायोचित अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा देश के हर मजदूर को मिलनी चाहिए। ये एक हमारा, तो ये मजदूर, नौजवान, किसान और महिलाएं, ये चार जो हमारे सेक्टर हैं, ये हमारी समाज के चारों पिलर हैं। इनकी जो दीन दशा है उसको अगर सुधार दिया गया तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल कमेटी ने आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक अब सीधे एक पार्टी के रूप में मुल्क में अपना वकार बनाना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका खास आज की इस मीटिंग में एसपी तिवारी जो नॉर्थ 24 परगना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुलकर बातें कही कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया इस मुल्क के लिए, और ये तय हुआ था कि पूरे देश के सारे सुभाषवादी वहाँ इकट्ठा हुए थे, जो लोग राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और नेताजी का जो राष्ट्रवादी समाजवाद का जो आदर्श है उसमें जिन लोगों की आस्था है, वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। और वहाँ ये तय हुआ था कि हम लोग प्रथम दृष्टया देश के 5 राज्यों में हम अपनी कार्यकारिणी गठित करेंगे। तो सबसे पहले हमने आसाम में अपनी कार्यकारिणी गठित किया। बंगाल में आज हमारा भारत सभा हॉल में अपना प्रांतीय अधिवेशन हुआ। इसमें करीब 200 के आसपास हमारे डेलीगेट्स 14 जिलों से उपस्थित थे, और यहाँ एक 13 सदस्यीय कमेटी का हम लोगों ने गठन किया। ठीक इसी तरह से हम तमिलनाडु में भी अपना सम्मेलन 20 तारीख को करने जा रहे हैं, और उसके बाद 22 को बिहार में है। तो ऐसे 5 राज्यों में हम चुनाव के पहले ही अपना कमेटी का गठन करेंगे, और ये कमेटी का गठन होने के तुरंत बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम विभिन्न विषयों पर, चुनाव से संबंधित विषयों पर भी हम निर्णय करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना है, किनके साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है, और अकेले लड़ना है तो कैसे लड़ना है, और साथ में लड़ना है तो हमारी शर्तें क्या होंगी, इत्यादि हर विषय पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही ये सारे मुद्दे तय होने हैं, तो इस पर विचार विमर्श होगा। आज बंगाल के जो का सम्मेलन हुआ उसमें बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। हमारे जो प्रतिनिधि लोग आए थे विभिन्न जिलों से, उन्होंने अपना अलग अलग प्रस्ताव रखा है, और उस सारे प्रस्ताव पर बंगाल कमेटी की भी बैठक हमने बुलाई है 23 तारीख को। तो पहली बैठक होगी जो बंगाल की आज नई कमेटी की कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें हमें अध्यक्ष चुना गया है, और हमारे स्वतंत्र तरफदार जो दिनाजपुर से है, उत्तर दिनाजपुर से, उनको दक्षिण दिनाजपुर से, उनको महामंत्री चुना। आप लोग लोकसभा तो जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या आप अपना पार्टी के तरफ से कैंडिडेट देंगे?
निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे, हमारी कार्यकारिणी में विचार होगा। और अगर किसी राजनीतिक दल के साथ कोई सम्मानजनक फैसला होता है, सम्मानजनक शर्त मिलती है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। आप लोगों का राय क्या है, किसके साथ आप लोग जाना चाहेंगे? अभी फिलहाल वो तय नहीं है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही तय होगा। निश्चित रूप से हम लोग ये देखेंगे कि नेताजी सुभाष के बारे में किस राजनीतिक दल का मत स्पष्ट है, क्योंकि नेताजी सुभाष का जो अंतर्ध्यान रहस्य है उस पर एक बड़ा डिस्प्यूट है पूरे देश के अंदर। दूसरा है कि नेताजी सुभाष के बारे में हमारी कई डिमांड्स थी जो हमने प्रधानमंत्री को भी दिया था। उसमें हमारी ये डिमांड थी कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरह ही 30 एकड़ में एक ज़मीन देके भारत सरकार नेताजी सुभाष के नाम से एक विश्वविद्यालय दिल्ली में खोले। भारत सरकार नेताजी सुभाष के सारे कारनामों के ऊपर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करे। हमने ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चूँकि आज़ाद हिंद फौज के चलते इस देश को आज़ादी मिली, तो नेताजी का फोटो देश की किसी एक करेंसी पर छपना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। हमने कहा कि भारत के सारे राज्यों में, सारी यूनिवर्सिटी में नेताजी के नाम का एक लेक्चर होना चाहिए, नेताजी के नाम की एक चेयर बननी चाहिए, ताकि ये इतिहास के पन्नों में जो नेताजी और उनके आदर्श और उनके आज़ाद हिंद सरकार के कारनामों को छिपाने का जो प्रयास हुआ है वो उजागर हो सके। देश की जनता, देश के नौजवान लोग और देश में जो लोग भी हैं, खास करके नई जनरेशन के लोग, उनको ये पता चले कि नेताजी सुभाष का अवदान इस देश को स्वाधीन करने के लिए क्या था। सवाल है सर कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो एक पार्टी है ही है, उसके बाद आप भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जो पार्टी बनाए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? आप तो फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी विलय हो सकते थे। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक अगर एक राजनीतिक दल के रूप में शक्तिशाली होता और नेताजी सुभाष की विचारधारा को अगर वो अपना पाते तो दूसरे दल बनाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये तो नेताजी का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर नेताजी का बनाया होता तो नेताजी के झंडे में झंडा लाल नहीं था, तिरंगा था, और इन्होंने लाल झंडा लिया। नेताजी राष्ट्रवाद को मानते थे, ये लोग अंतर्राष्ट्रीयवाद को मानते हैं। नेताजी मजदूर किसान की बात करते थे, ये तो पता नहीं ये कौन से कम्युनिज्म की बात करते हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता। साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। नेताजी नेशनलिज्म सोशलिज्म की बात करते थे, ये साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ये समझ में आ गया सुभाषवादियों को कि ये तो इनको कुछ सत्ता में इनको रहना है, बने रहना है, इसके लिए ये प्रयास अपना कर रहे हैं। और इसीलिए सुभाषवादी लोग या तो कुछ दूसरे दलों में चले गए या बहुत सारे लोग पूरे देश में बैठे हुए हैं। तो सबकी तरफ से ये सुझाव आया था कि नेताजी के नाम पर एक राष्ट्रवादी दल का गठन होना चाहिए जिसमें हम लोग सब लोग शामिल। तो जैसे ही इसका गठन हुआ, पूरे देश से, हर राज्य से कुछ न कुछ रोज मैसेज आ रहा है कि हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि सुभाषवाद अभी भी जिंदा है, केवल सुभाषवाद को जन जागरण की जरूरत है, और वो जन जागरण का काम हमारी पार्टी करेगी, और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सर, देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति की जा रही है, उससे कैसे पता चलता है कि देश में राष्ट्रवाद कायम है? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम सुभाषवादी जो लोग हैं, हम लोग अपने आदर्श पर बहुत ही क्लियर हैं। हमारे यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, इन चीज़ों को लेके कोई बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता। और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, और इसका प्रमाण आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज दोनों के गठन में उन्होंने दिखाया। और भारत की जो संस्कृति, हिंदुस्तानी जो तहजीब है, उस तहजीब में हिंदू मुसलमान एक साथ ही रहे। इसलिए कुछ लोग, जो लोग राजनीति में धर्म का समावेश करके उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो बात उनकी अलग है, लेकिन हम लोग इस पक्ष पे नहीं हैं। धर्म व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, और धर्म हर व्यक्ति अपना पालन करे, हम उसमें चाहते। धर्म सबकी आस्था का विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है, हर आदमी अपने धर्म का पालन करे, लेकिन हमारे यहाँ धर्म को लेकर राजनीति का कोई मतलब नहीं। एक सवाल मेरा ये था कि
देश में जो मोदी सरकार है, विकसित भारत, मोदी की गारंटी 400 पार, क्या लगता है आपको? यह राजनीतिक दल का अपना घोषणा पत्र होता है, अपना एक विजन होता है। उन्होंने अपना विजन पेश किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना विजन पेश किया है। अब ये देश की जनता को निर्धारित करना है कि किसका विजन कथनी करनी सही है और सही रूप से कौन देश को विकसित कर सकता है। ये देश की जनता 2024 के चुनाव में डिसाइड करेगी। आप कहना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श पर जो भी पार्टी चलेगी अब से आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बहुत कुछ बना, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप क्या लगता है कि अपना देखिए, मोदी ये सरकार जो है नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस के पद पर मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष के विषय में जो जो काम किए हैं उसकी हमने हर फ्रंट पर प्रशंसा की है। हमने ये कहा कि पिछली सरकारों ने नेताजी को इतिहास में दफन करने का काम किया था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद, खास करके नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इंडिया गेट के सामने नेताजी का स्टैचू लगवाया, जिस तरह से लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के रणबांकुरों के ऊपर एक मेमोरियल बना, वार मेमोरियल बना, उन्होंने जाके शहीद स्वराज द्वीप का नामकरण किया और अंडमान के एक द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर किया, और विक्टोरिया मेमोरियल में भी आकर के उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम नेताजी के नाम पर किया। तो कुछ अच्छे काम उन्होंने किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम खास करके कुछ एक फाइलें भी ऐसी थी जो नेताजी के अंतर्ध्यान रहस्य को उजागर करने में भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है। हालांकि हमारी जो डिमांड है उसकी अभी भी कम से कम 33 ऐसी फाइल है जो सरकार ने डीकोडिफाई नहीं किया। इसलिए हमारी ये डिमांड थी कि सरकार को वो सब सारी फाइलों को भी डीकोडिफाई करना चाहिए, ताकि देश की जनता को पता चले कि 18 अगस्त 1945 को ताईहुकू विमानबंदर पर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और नेताजी की उसमें कोई मृत्यु नहीं हुई थी। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि मुखर्जी कमीशन ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि नेताजी उस दिन कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी और आसपास के एक साल में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, तो अतः नेताजी के उस दुर्घटना में मारे जाने की खबर सही नहीं है। ये तो सरकार का जो कमीशन है, सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो मनोज मुखर्जी कमीशन बनाया, तो मुखर्जी कमीशन ने ये कह ही दिया कि वो दुर्घटना ही नहीं हुई थी। तो अतः अगर दुर्घटना नहीं हुई तो फिर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ, हम ये बात जानना चाहते हैं। मोदी सरकार ने कुछ प्रयास तो जरूर किए हैं, लेकिन कुछ प्रयास अभी काफ़ी प्रयास उनके बाकी हैं। तो अगर उन प्रयासों को लेकर के मोदी सरकार आगे बढ़ती है, उनकी कुछ नीतियों के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, हम उसको नहीं मानते। आपने प्रश्न किया था, मैंने जवाब दिया है। तो उनकी कुछ नीतियों के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन नेताजी के विषय पर वो कुछ अच्छे काम उन्होंने किए हैं और हमारे जो कुछ और डिमांड्स हैं जो हमने प्रधानमंत्री को पिछले 21 अक्टूबर को सौंपा है, अगर उस पर भी सरकार अच्छा से काम करे तो निश्चित रूप से हम उनकी प्रशंसा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ बंगाल में 34 साल तक जिस पार्टी की बात आप लोग कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, वो इस बामरट सरकार की हिस्सा थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी फाइल गोपनीय थी नेताजी के बारे में और वामफ्रंट की सरकार ने उन फाइलों को ओपन नहीं किया। लेकिन वामफ्रंट सरकार के जाने के बाद जब ममता दीदी की तृणमूल की सरकार आई तो उन्होंने काफ़ी कुछ फाइलों को ओपन किया, जिससे काफ़ी कुछ पता चला नेताजी के बारे में। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि जो सुभाषवाद के पक्ष में जाएगा, जो नेताजी सुभाष के ऊपर हम लोगों की जो मांगे हैं सुभाषवादियों की पूरे देश की, उनके लिए जो काम करेगा, हम उसके प्रति उदार रहेंगे, हम उसके प्रति समर्थन करेंगे। लेकिन जो बेसिक हमारी जो चीज़ें हैं, तो नेताजी का बेसिक एक कंसेप्ट था कि हम धर्म को राजनीति में शामिल नहीं करना चाहते। नेताजी का जो राष्ट्रीय समाजवाद था, नेताजी की जो एक राष्ट्रवादी जो उनकी चेतना बनाने की जो उन्होंने अपने ज़माने में जो उस पर काम किया था, इन विषयों पर हम कोई कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं कर सकते। तिवारी जी, आप स्टेट गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट से हमारी ये डिमांड है कि स्टेट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई एक बड़ा विश्वविद्यालय नेताजी के नाम पर बनाना चाहिए इनको। इतनी सारी योजनाएं ये लागू कर रहे हैं, इतने सारे उद्घाटन हो रहे हैं, आप बताइए तो कितने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उस पर नेताजी के नाम पर कोई संस्थाएं बन रही हैं क्या?
नेताजी सुभाष का जो दर्शन था, उस दर्शन में ये था कि जनता ही, सारी सत्ता जनता के हाथ, सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। सत्ता कुछ मुष्टि में लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जिनके पास पैसा है, सत्ता का बल है, लोगों का बल है, धन बल, जन बल है, वो सत्ता को हथिया लेंगे और अपने मनमाने ढंग पर सत्ता चलाएंगे। ये भी ठीक नहीं है। क्या लगता है, अगर संदेश खाली की घटनाओं को हम ध्यान से देखें और उसका अवलोकन करें, तो अगर ये घटनाएं सही हैं तो निश्चित रूप से ये तो खतरे की घंटी है। ये तो सरकार को, और ख़ास करके हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो कि पश्चिम बंगाल की बड़ी पॉपुलर लीडर है, उनके राज्य में अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटती है तो ये तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक इशारा है। ऐसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी 24 तारीख को, और 24 तारीख की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम तय करेंगे कि हमें क्या। 24 मार्च को ये कहाँ पर होगी अभी तय नहीं है, खूब संभवतः कलकत्ते में ही हो सकती है। अच्छा सर, आप ईवीएम के खिलाफ है या बैलेट पेपर के हक में, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो डिबेट लोग कर रहे हैं, मैंने मतलब जो भी देखा है, खास करके हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त एसएम कुरैशी साहब का जो वीडियो है यूट्यूब पर, उसको हमने बड़े ध्यान से सुना है। और जिस तरह से उन्होंने उस यूट्यूब पर अपनी व्याख्या की, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूर्व, अगर वो ये कहता है कि नहीं ईवीएम हैक नहीं हो सकता, और आज तक कम से कम इस विषय पर दसों बार चर्चाएं, कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये विषय कोई मतलब इस पर कोई चर्चा की जगह है। क्योंकि बैलेट पेपर में भी धांधलियाँ होती थी, हमने देखा है अपने बचपन में। लूट होता था, प्रॉक्सी होता था, तो प्रॉक्सी होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो आज और अगर हम यही कहें कि भाई हम ईवीएम में गड़बड़ियाँ हैं, तो बहुत जगह तो ऐसा है कि जो केंद्र में सत्तासीन दल है उसकी सरकार भी तो कई जगह जा रही है। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम उनके हाथ में हैक करना होता तो सब जगह वही चुनाव जीतते। ऐसा तो नहीं हो रहा। वो कर्नाटका में चुनाव हार गए, वो हार रहे कई जगह, तो वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए। तो अगर ईवीएम हैक होता तो फिर वहाँ हारते थे, वो भी चुनाव जीत ही लेते। इसलिए ये विषय आप एक हार के 4 जीत जा रहे हैं, ये भी तो देखिए आप। एक हार के आप 4 जीत जा रहे हैं। देखिए, ईवीएम का जो मैनेजमेंट है वो इतना सशक्त है। मेरी जानकारी, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के साथ बात की, उनका ये कहना कि साहब जब ईवीएम का बंटवारा होता है तो किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सी ईवीएम कहाँ जाए। दूसरा, जो अलॉटमेंट ऑफिसर होता है उसको भी ये नहीं पता होता कि एक राज्य में जो इतनी ईवीएम आ रही वो कौन सी ईवीएम कहाँ जाएगी, उसको भी नहीं पता। तीसरा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको भी नहीं पता कि उसके यहाँ कौन सी ईवीएम आ रही है, और जो पोलिंग बूथ पर बैठा होता है उसको भी नहीं पता होता कि हमारे पास कौन सी ईवीएम है। तो इसलिए ये कहना कि ईवीएम हैक हो सकती है, देखिए ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कहीं हो जाए वो एक स्टे एग्जाम्पल हो सकता है, बट ईवीएम एज ए होल हैक हो जाएगी मुझे नहीं। ने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, इस तरह का उदाहरण विदेशों में बहुत है, यूरोपियन कंट्रीज में है, लैटिन अमेरिका में है, जहां श्रमिक वर्ग ने अपनी पार्टी लॉन्च की और उस पार्टी ने वहां की सत्ता को दखल कर लिया। मैं भी कुछ दिन पहले ग्रीस गया था, एथेंस में भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को डेवलप किया वहाँ के यूनियंस ने और उसको लॉन्च किया, और वो पॉलिटिकल पार्टी 10-11 साल के बाद जाके वहाँ के सत्ता में आ गई, उसके देश के प्रधानमंत्री बने। तो ठीक भारत में भी अब इस तरह से, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के मार्फत से, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ मजदूर और किसानों के जो मुद्दे हैं वो इग्नोर हुए। इसलिए हमने ये सोचा कि भाई मजदूर किसान की ये जो संगठन है वही अगर पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करेंगे और नीति निर्धारण में अगर उनकी बड़ी भूमिका होगी तो मुझे लगता है कि देश की व्यवस्था बदलने में बड़ा कारगर होगा।
निर्वाचन आयोग के पास तो आप लोग को नाम इंडिया फॉर ब्लॉक से आप लोग कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं वो तो लेफ्ट के साथ उनके अलायंस है, आपके साथ वो किसी लेफ्ट रहे राइट रहे वो क्या है वो तो वही जानते वो भी हैं। तो नेताजी के थ्योरी को फॉलो करते नहीं, मैंने बहुत बार इस पर चर्चा की है। मैंने बताया आपसे आपके आने के पहले कि अगर नेताजी के रास्ते पर होते तो नेताजी का झंडा तिरंगा था, वो लाल झंडा क्यों लेते? अगर नेताजी राष्ट्रवाद की बात करते थे या अंतर्राष्ट्रीयवाद की बात क्यों करते हैं? अगर नेताजी कहते थे कि नेशनलिस्ट सोशलिज्म की बात करते थे नेताजी, तो ये साइंटिफिक सोशलिज्म की बात क्यों करते हैं? तो आप देखिए नीतियों का इतना वेरिएशन अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आपको वो जो महान विभूति है उसका जो आदर्श है उसको तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। आप नाम बेच रहे हैं, नाम बेच करके आपने सत्ता कमा ली, 34 साल आपने अपने यहाँ एमएलए एमपी तैयार किए, लोगों को मंत्री बनाया, बट नेताजी के आदर्श को भारत में फैलाने के लिए आपकी कोई मंशा नहीं थी और उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया। सर आप बाध्य होकर के पूरे देश के सुभाषवादियों ने हम लोगों से जगह जगह अनुरोध किया, तब जाके हम ये पार्टी लॉन्च कर। आपके तिवारी जी, आपने बताया कि पॉलिटिकल विंग्स आपने तैयार किया है और सुभाष अनुगामी आप लोग हैं, सुभाष के आदर्शों को मानने वाले हैं। तो आईएनएस के जितने भी जो भी हैं, जैसे उनके परिवार के भी लोग कितने सारे हैं, तो इनको आप लोग मैदान पे क्यों नहीं लेके? हमने हमारे संविधान में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ, हमारी पार्टी के संविधान में आईएनए से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, अगर हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे उनको आजीवन बिना पैसे की सदस्यता हम देने के लिए तैयार हैं। आपने खोज खबर लिया? यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ भी तैयारी चल रही है। सर जो लोग आपके साथ बैठे हैं थोड़ा उनका परिचय करा अच्छा, दीजिए। हमारे साथ बैठे हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नेश्वर गोगोई जी, আমার পার্টির জাতীয় সভাপতি রত্নেশ্বর গগৈ মহাশয় বসে আছেন, তিনি আজকে সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। रत्नेश्वर गोगोई पेपर में लिखा हुआ। আবার সাথে বসে আছেন আজকে এই সম্মেলনের পশ্চিম বাংলা রাজ্য কমিটির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক স্বপন তরফদার মহাশয় দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে, বসে আছেন উত্তর দিনাজপুর থেকে আজকে এই পার্টির কোর গ্রুপ মেম্বার আব্দুল রাজ্জাক, বসে আছেন বাঁ দিকে আমার पार्टी कोर ग्रुपेर मेंबर हुगली जिला থেকে अभय शर्मा। और बात है इस बारे में, जब ये अरुण जेटली जी ने जब ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में दिया था और देने के बाद जब ये प्रोसेस चालू हुई, उसी समय मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक सूत्र हो जाए। और मज़े की बात है कि जो दस्तावेज अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं या जो खबरें छन के आ रही हैं उससे ये समझ में आ जा रहा है कि कपड़े के नीचे सब नंगे, इस हमाम में सब कोई भी, हाँ, इस हमाम में सब नंगे। कोई भी राजनीतिक दल सेंट्रल या स्टेट लेवल का ऐसा नहीं है कि जिसने इस काली कमाई में अपना हाथ न धोया। सबने धोया, किसी ने ज़्यादा, जिसकी ताकत ज़्यादा उसने ज़्यादा कमाया, जिसकी ताकत थोड़ी कम है उसको कम मिला, लेकिन लड्डू बटा सब में, कम हो अधिक हो। तो इसलिए ये जो प्रोसेस थी, मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम देश के अंदर एक ऐसी प्रोसेस थी जहाँ काली कमाई को सफ़ेद बनाने का काम चल रहा था, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और उसको कैंसिल किया। ये क्या आप लोग चुनावी मुद्दा बनाएंगे इसको? देखिए, मुद्दा तो ऑलरेडी ये बना ही हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने लिया है वो तो इसको मुद्दा नहीं बना सकते। तो चूंकि हमने नहीं लिया तो ये हमारे लिए तो ओपन, हम तो बना ही सकते कि आज राष्ट्र के अंदर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके नाम से बहुत सारे चीज़ें आती हैं कि वो मतलब भ्रष्टाचार हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये तो चल रहा था खेल, ये अलग एक मामला था। लेकिन आज के दिन में भ्रष्टाचार के अलावा ये जो चीज़ें आ रही हैं कि अब तो बॉन्ड में भी लूट हुई है एक तरह से, और ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम आ रहे हैं जिनका ना तो सेबी में रजिस्ट्रेशन है, ना तो उनको कोई जानता है, और उन्होंने इतने बड़े बड़े चंदे दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लॉटरी वाले ने 4,000 हज़ार करोड़ रुपया चंदा दिया है, 3,000 हज़ार करोड़ रुपया चंदा दिया है। ये बड़े आश्चर्यजनक चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये इस पर तो एक अलग इशू पूरा बनेगा
जब इसकी पूरी जानकारी अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ऑर्डर किया है कि आप इसकी संख्या बताएं कि कितने बॉन्ड्स आए और उस पर क्या कार्रवाई है। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि लोकसभा बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा से क्या आप कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे? अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। अगर हुआ तो? अगर चर्चा होगी, पार्टी का निर्देश होगा तो कोई न कोई प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे। चुनाव लड़ना है तो किसके साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है, और अकेले लड़ना है तो किन किन सीटों पर लड़ना है, किस राज्य में लड़ना है, ये बहुत सारे निर्णय हैं जो कोई व्यक्ति इस पर निर्णय नहीं करता। नहीं, बंगाल से आप कितने सीटों पर उठना चाहेंगे? देखिए यही बात है, फिर वही तो बात दोहरा रहे हैं आप तो दिग्गज स्टेट की बात कर रहे हैं। जब तक हमारी पार्टी की कार्यकारिणी नहीं बैठती तब तक इस पर निर्णय नहीं हो सकता। धन्यवाद। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब तक वो मूर्त रूप नहीं लेता है तब तक उसको पब्लिकली, और खास करके आप लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, मीडिया के सामने तो नहीं ही बोल रहे हैं। तो इसलिए अंदर खाने बहुत चीज़ें चल रही हैं और समय आने पर हम आपको लगाने की बैठक में करीब 10-11 राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। मान लीजिए कि आज जो शरणार्थियों के यहाँ नागरिकता दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दे रहे हैं उनकी पार्टी के खिलाफ। कुछ लोग विपक्ष भी विरोध भी करें, तो विपक्ष को विरोध करने का भी राइट है। ये नहीं कि हम सत्ता में हम विरोधी को विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसके बीच में जो शरणार्थी हैं वो किसी कांग्रेस का घर घेरना, किसी और पार्टी को घर घेरना, ये कहाँ तक आप करते हैं? हमारे इसमें आप क्या करें? CA को लेकर स्टैंड क्या है आपका? देखिए CA के बारे में हमने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो इंटरनली थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा है उसमें उसके कुछ एक पॉइंट ठीक ठाक हैं, जहां वो लोगों को ये कह रहे हैं कि 47 के बाद जो लोग आए हैं उनको हम नागरिकता देते हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो हम नहीं चाहते कि देश की सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाए जहां राष्ट्र में रह रहे नागरिकों को ही ये क्वेश्चन लग जाए कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दूसरे इसका मैं आ रहा हूं, मैं आप पर आ रहा हूं, मैंने उनका उत्तर दिया, मैं आप पर आ रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग भी इस देश के नागरिक बनना चाहते हैं वो अपने आप को पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनवा दे किसी राजनीतिक दल का। मुद्दा राजनीतिक है, कानून देश की पार्लियामेंट ने बनाया है, और उसका अगर उसमें कोई खामी है तो उसका विरोध देश की पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल MP, किसी मिनिस्टर के घर पर आप जाइए उसका विरोध कर दीजिए। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा करने का मतलब कभी नागरिकता नहीं मिली तब ये एक तेवर है, और नागरिकता के बाद क्या तेवर हो, नहीं, ये भी क्वेश्चन होता है। देखिए नागरिकता मिलना नहीं मिलना वो बात का विषय है। मैं तो ये मानता हूँ इस देश में जो भारत का जो संविधान है उसमें कहा हुआ बोर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो इस देश में जन्म लिया ऑटोमेटिकली वो इस देश का नागरिक है। उसको नागरिकता प्रमाण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, खाली उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो बात कही जा रही है कि वहाँ के मुसलमान को शहरी नहीं मिल पाएगा, ये तो सर अजीब। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो मैंने मुस्लिम आएंगे उनको मैंने यहाँ पर नहीं मिलेगा, और अगर वहाँ के हिंदू आ रहे हैं या कोई और भी आ रहा है तो उनको मिल जाएगा। तो ये तो सर अजीब बात है, फिर तो ये डिफरेंट होता है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल इशू है, उसमें सरकार अपने अपने तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इस विषय पर हम लोगों ने अभी बहुत गंभीरता के साथ कोई अध्ययन नहीं किया है। जब हम इस पर पूरा गंभीरता से अध्ययन कर लेंगे तभी हम आपको क्लैरिटी बता पाएंगे कि हमारा क्लियर कट क्या स्टैंड होगा। लेकिन ये स्टैंड तो बहुत ही क्लियर है कि जो इस देश में जन्म लिया है वो इस देश का नागरिक है, चाहे वो कहीं से आए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में यही नियम है। लेकिन आज अमेरिका में भी जाते हैं भारत के लोग, वहाँ जो बच्चा उनका जन्म लेता है तो 5 साल उसको ग्रीन वीजा के बाद उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है।